हेलो बच्चों, तो आप लोगों को संवाद क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोगों का फिजिक्स क्लास पहला चैप्टर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर 5 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब क्या है तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग जाने थे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में दो दो अंतर देखे थे, लेकिन आज यहीं से स्टार्ट करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। आज हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। एक बगल एक कॉपी हुआ, उसमें एक बगल लिख लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक बगल लिख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो सबसे पहला लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता। यह हमेशा पर्दे पर बनता है, यह पर्दे पर नहीं बनता है। यह क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है। और वही इसमें पूछा जाएगा, तो यह दर्पण के पीछे बनता है। यह हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। और यह हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। इसका एक और देख लेते हैं, यह उल्टा बनता है। यह सीधा बनता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यह आप लोग VVI कर लीजिएगा। यह एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 ठो लिखिएगा, और 5 नंबर में पूछा जाएगा तो टोटल 4 ठो लिख दीजिएगा, तो आप लोगों को 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बी परिवर्तन। अगले टॉपिक पे आते हैं बी परिवर्तन क्या होता है और पास बी परिवर्तन क्या होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं बी परिवर्तन क्या होता है।
विपरिवर्तन। आपसे पूछा जाएगा कि विपरिवर्तन क्या होता है, बोलेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, उसे ही विपरिवर्तन कहा जाता है। क्या बोलिएगा, किसी वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, इसी घटना को विपरिवर्तन कहा जाता है। तो लिखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इसे विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, किसी वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में, यह ऊपर बना हुआ है तो इसका प्रतिबिंब नीचे बन गया, और फिर निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इसी को ऐसे समझ लीजिए, यह निचले भाग, यहाँ पे बोला जाएगा ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, इसे ही विपरिवर्तन कहा जाता है। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है पार्श्व विपरिवर्तन। क्या है, तो बोलिएगा, किसी वस्तु का दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में तथा बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बनता है, इसे ही पार्श्व विपरिवर्तन कहा जाता है। लिखिए, किसी वस्तु का बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में तथा दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बनता है, तो इसे ही पार्श्व विपरिवर्तन कहते। इसका एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, किसी बाएं भाग का प्रतिबिंब, यह बाएं तरफ हो गया, तो बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बनता है और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बनता है, तो इसे ही पार्श्व विपरिवर्तन कहा जाता है। हम लोग दर्पण का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब प्रतिबिंब का टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, दर्पण क्या है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, दर्पण क्या है। दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। दर्पण, बहुत लोग होते हैं जो सबसे मिरर यानी दर्पण, जिसको आईना बोला जाता है। बहुत लोग सुबह पहर उठकर सबसे पहले अपना मुंह आईना में देखते हैं या मोबाइल में कैमरा निकाल के अपना मुंह देखते हैं, या उसके बाद
सुबह पहर फ्रेश होकर नहा धोने के बाद अपना मुंह जाके सबसे पहले आईना में देखते हैं। हम लोग जिस आईना में अपना फोटो देखते हैं वह समतल दर्पण होता है। और आप लोग बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ था, जिसके कारण आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं दर्पण क्या है, जिसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। तो बोलिए, आपसे पूछा जाएगा दर्पण क्या है, तो बोलिएगा दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ कलई या पेंट किया हुआ होता है, वही दर्पण कहलाता है। आप लोग जिस दर्पण में देखते हैं, एक तो छोटा दर्पण आता है जो 10 या 20 रुपए में देता है, वह दर्पण को प्लास्टिक लगा हुआ उसको खोल के उसके बाद देखिएगा तो उसके ऐसे चौड़ा टाइप में रहता है, तो उसके पीछे तरफ देखिएगा तो पेंट किया हुआ रहता है। यही बोला जाता है दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ कलई या पेंट किया हुआ होता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। दर्पण क्या है, तो लिखिएगा दर्पण एक कांच का टुकड़ा है जिसके एक तरफ कलई या फिर पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किया रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि दर्पण क्या है। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ कलई या पेंट किया हुआ रहता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला लिखिएगा समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, और तीसरा नंबर पे परवलयिक दर्पण। तो आपसे पूछेगा समतल दर्पण क्या है, तो आप लोग बोलिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। यह हो गया परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह एकदम बराबर होता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। क्या है, दर्पण के प्रकार जिसका सबसे पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में आप लोग क्या लिखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे यह फिगर बना लीजिएगा, यह कौन सा दर्पण हो गया, तो लिखिएगा समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग होता है घरेलू कार्य में, जैसे में आईना अपना फेस देखने में, उसके बाद सोलर भट्टी में और भी जगह पे इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है गोलीय दर्पण।
जो दर्पण पूर्णतः गोल होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का भाग होता है जिसके एक तरफ पेंट किया रहता है। उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका फिगर बनाइएगा। गोलीय दर्पण पूरा गोल होता है, यही है गोलीय दर्पण। आपसे पूछा जाएगा गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलिएगा गोलीय दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग अवतल दर्पण कह सकते हैं, जिस दर्पण का भीतरी भाग कलई या पेंट किया हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का बाहरी भाग कलई या पेंट किया हुआ रहता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं और इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण का प्रकार। पहला अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें इसका फिगर बना लीजिएगा। अवतल दर्पण। इसके बाद आता है 2 नंबर में उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? तो बोलिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक टॉपिक बच गया, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होते हैं उसे ही परवलयिक दर्पण कहते हैं। मतलब कोई गोल सा दर्पण है तो उसका आधा भाग जो रहेगा ना उसी को परवलयिक दर्पण कहा जाता है।
तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। परवलयिक दर्पण, तो जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होते, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होते वह कौन सा दर्पण कहलाते हैं? तो वह परवलयिक दर्पण कहलाते हैं या कहते हैं। तो इसका फिगर बना लीजिएगा ऐसे, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होते हैं उसे ही परवलयिक दर्पण कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, या मुख्य रूप से 5 या 4 भी लिख दीजिएगा ना तो चलेगा। सबसे पहला लिखिएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है। उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। अवतल दर्पण उसका लिखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। तो आइए हम लोग पहले इसका अंतर लिख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक पे। अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। एक बगल आप लोग अवतल दर्पण लिख लीजिएगा और दूसरे तरफ उत्तल दर्पण लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट लिखिएगा, इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण का लिखिएगा, इस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है। और इसका पहला लिखिएगा, इस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है। उसका सेकेंड में लिखिएगा, इस दर्पण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और उसके बाद लिखिएगा, अवतल दर्पण में इसमें बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है और इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है।
आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, उसका अभी हम मिटा रहे हैं और इसका अभी 2 ठो और अंतर लिखेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण इसको मिटा के हम लोग इसका 2 ठो अंतर ऊपर लिख लेते हैं। चौथा, इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका चौथा लिखिएगा, इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों होता है और इसमें बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। हो गया। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। आज भर के इतना ही और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।